अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। हमने अपना टेक्स्ट का पेपर जो है पास करना है, और अभी जाके पेंडिंग लेक्चर्स हैं, वट जो भी है, बट वी रियली वांट टू क्लियर आवर पेपर। हम अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो एक सवाल आता है माइंड में, इज इट पॉसिबल? कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक, कैफ 2 टेक्स्ट जो है, इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इट इज ओनली वन ऑफ एग्जाम जिसका सिलेबस इतना डिफाइंड है, और जिसमें से इतना डिफाइंड एरिया एग्जामिनर पूछता है कि उसको पास करना जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पॉसिबल है, और हम इसको पास कर सकते हैं। देखिए, आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपको पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए, और टेक्स्ट में 50 नंबर सिक्योर करना इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टास्क। इसको हम क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टास्क जो है वो टेक्स्ट में 50 नंबर का है। अब देखें, टेक्स्ट में तीन एरियाज हैं जिसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। एक होता है हमारे पास सेल्स टैक्स, एक आएगा हमारे पास इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस, और एक हमारा सिलेबस का होता है ग्रिड ए। ये ग्रिड ए की ऑफिशियल वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है, लेकिन ऑन एवरेज पास पेपर्स में 8 नंबर का ये एरिया उसने पूछा हुआ है एग्जामिनर ने। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में से फॉर श्योर आपको मिनिमम 20 नंबर आने ही आने हैं। ये कंफर्म है, 230% कंफर्म है कि ये आपको इतने नंबर इसमें से आने ही आने। सेल्स टैक्स की ऑफिशियल वेटेज जो है वो 20 से लेके 30 नंबर की है, और आप इसमें ऑन एवरेज जो है वो 28 नंबर लगा के रखें। तो आप देखें, जिस बच्चे का सेल्स टैक्स अच्छा हो, जिस बंदे का बिजनेस अच्छा हो, जिस बंदे का ये अच्छा हो, तकरीबन वो 50 से 58 मार्क्स का पेपर देख रहा होगा इन तीन एरिया में से। और अगर इस 50-58 नंबर में से आप अगर 30 मार्क्स भी सिक्योर कर लेते हैं मिनिमम, ये 30 हम उसकी बात कर रहे हैं जो बहुत नालायक बच्चा है, अगर वो मिनिमम 30 नंबर भी सिक्योर कर लेगा ना, तो भाई उसका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका पेपर पास हो जाएगा। तो पेपर पास होने के लिए आपका जो सबसे मेक एंड ब्रेक वाला एरिया है वो यही है। जिस बंदे को 100% सेल्स टैक्स आ गया, जिस बंदे को 100% बिजनेस आ गया, वो अपनी श्योरिटी दे दे कि वो इस अटेम्प्ट में पेपर अपना निकाल के बैठा हुआ है। और जिस बंदे को बिजनेस या सेल्स टैक्स नहीं आता, जिस बंदे का वीक एरिया है, वो क्या करेगा? फिर इसमें सफर कर रहा होगा। तो हमने अब सेल्स टैक्स में जाना है। सेल्स टैक्स की बात ये जो है हमारी 7 to 10 लेक्चर्स मैक्सिमम। वैसे तो मेरा 5 का आइडिया, लेकिन मैं प्रैक्टिस डाल के, न्यूमेरिकल्स डाल के आपको 7 से 10 लेक्चर में हम विद प्रैक्टिस जो है वो क्या करेंगे, हम अपना सेल्स टैक्स जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट कर लेंगे विद प्रैक्टिस। 100% सेल्स टैक्स हमारा 7 से 10 लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बिफोर 10 जुलाई, यू कैन से डैट, बिफोर 10 जुलाई आपका सेल्स टैक्स खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपका सेल्स टैक्स खत्म हो गया, आप खुद अपने आप को कहेंगे कि यार ये पेपर मेरा पास है, ये मेरा पेपर जो है वो पास है। बिकॉज सेल्स टैक्स जिस बंदे को आ गया उसका कॉन्फिडेंस 7 पे होता है। आप पेपर में जाएंगे, पेपर में सेक्शन नंबर 2 होगा, सेक्शन नंबर 2 में जो सेकंड लॉन्ग होगा वो सेल टैक्स का होगा। सेक्शन नंबर 1 के जो आखिरी दो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सेल टैक्स के होंगे। आपको दो के करीब इसमें एमसीक्यूज मिल रहे होंगे। तो जिस बंदे का सेल्स टैक्स हो गया उसका पेपर जो है वो निकल जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। तो इसके ऊपर जी जान मारनी है। आप सबके पास बुक है? सबके पास बुक है आपके? कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक ना हो? मेरी वाली, बिकॉज मेरे लिए रेलेवेंट सिर्फ मेरी अपनी बुक है। मैंने बुक से ही करवाना है, और मैं बुक को ही क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बुक को करवाना है, और मैं बुक को ही क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। चंद एक बुक्स रह गई होंगी, हम फ्री में दे रहे हैं, डिलीवरी कॉस्ट पे करके, जिससे लेनी है ले लें। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। आपने करना क्या? आपने सिंपल रोज का काम रोज करना है।
रोज का काम, रोज मतलब जितना मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, आपने आफ्टर क्लास उसको रिवाइज कर दो। जो चीज याद करने के लिए कहूंगा वो चीज आपने याद कर देनी। जो चीज क्रैमिंग के लिए कहूंगा वो चीज क्रैम करनी है। क्रैमिंग वाला इसमें एरिया बहुत कम है। बस जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, उसको अपने बुक से रीड कर लो, जो सवाल कहूंगा वो सॉल्व कर लो, तुम्हारा पेपर पास है। आपको कोई ओवर एंड अबव एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। वंस सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाए तो इस वीकेंड के ऊपर फ्राइडे को मैं आप सबको स्केड्यूल दे दूंगा। उस स्केड्यूल के मुताबिक हम जुलाई में आपके 5 टेस्ट लेंगे, सेल्स के और इनकम के मिला के। जिस बच्चे ने वो वाले 5 टेस्ट दे दिए और सिलेबस जो है वो कर लिया, उसका पेपर पास है। उसका पेपर पास है। और वो 5 टेस्ट हम बना रहे हैं, उसका स्केड्यूल जो है वो हम सेट कर रहे हैं। इस वीकेंड तक हम स्केड्यूल दे देंगे। वंस हमारा सेल टैक्स कंप्लीट हो जाए तो सेल्स टैक्स इनकम टैक्स से मिलाकर कुल 5 टेस्ट हैं, जिसमें एक हमारा मॉक भी शामिल होगा। जिस बंदे ने वो 5 टेस्ट दे दिए, डेली क्लास डेली डेली, इसका पेपर पास है, ये श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें से हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर नॉट सेइंग, कि सेल्स टैक्स का रेशियो क्या है, किस तरह से पूछा जाता है चीज़ों को, हम उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी ऑटम 24 तक के स्टैट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, स्प्रिंग 26 के स्टैट्स आए नहीं। अगर किसी बच्चे को आई कैप की वेबसाइट के ऊपर स्प्रिंग 26 के एग्जामिनर कमेंट्स मिले ना, तो वो मेरे से लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैंने अभी भी चेक किया था तो मेरे पास एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद नहीं थे। तो किसी बच्चे को अगर कैफ 1 हो गया, कैफ 2 हो गया, कैफ 6 हो गया, अगर इनके एग्जामिनर कमेंट्स मिले तो आपने लाजमी मुझसे क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना है, लाजमी आप लोगों ने मुझसे जो है वो क्या करना है, शेयर करना है। हम उससे कुछ स्टैट्स देखते हैं, स्प्रिंग 15 से लेके ऑटम 24 तक के कुछ हम स्टैट को डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब वॉल अटेम्प्ट्स है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो देखिए 20 नंबर का न्यूमेरिकल, 14 नंबर का न्यूमेरिकल, 19 नंबर का न्यूमेरिकल, 15 नंबर का न्यूमेरिकल, 8 नंबर का न्यूमेरिकल, 17 नंबर का न्यूमेरिकल, 16 नंबर का न्यूमेरिकल, 18 का न्यूमेरिकल, 13 का न्यूमेरिकल, 16 का न्यूमेरिकल, 15 का न्यूमेरिकल है। और अगर थियरी की बात करें तो देखिए 9 मार्क्स की थियरी, 14 मार्क्स की थियरी, 11 की थ्योरी, 9 की थ्योरी, 11 की थ्योरी, 17 की, 13 की, 12 की, 13 की, 17 की, 12 की, 11 की। अगर हम अगर हम एनालिसिस करें तो 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ रहा है और 13 मार्क्स की क्या आ रही है, हमारी थ्योरी आ रही है। तो ऑन एवरेज 29, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने माइंड में रखें 28 मार्क्स आपको किसके आने हैं, आपको सेल्स टैक्स में से आने ही आने। अब ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सिंपल आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बिल्कुल वो ना नल्ला स्टूडेंट बन के जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसको कुछ नहीं पता, मैं आपके सामने सवाल पूछूं या आपको माइंड में एक सवाल पूछूं, आपके ख्याल से मुश्किल क्या चीज होगी? मुश्किल जो है वो सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स हैं या सेल टैक्स की थ्योरी? आपके ख्याल से ये सारा कुछ जो है उसने हमें गिवन की है। व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर थॉट? न्यूमेरिकल मुश्किल होगी तो थ्योरी मुश्किल होगी? अब एवरीवन, न्यूमेरिकल 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 तो बड़े मिक्स आ रहा है थियरी न्यूमेरिकल। अब हम कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग इन द हवा। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग इन द हवा। मैं आपसे कुछ स्टैटिस्टिकल बात करूंगा। ये स्प्रिंग 24 तक के न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस है। एक मैं आपको बताता हूँ असूल। एसोसिएट्स, जिन न्यूमेरिकल्स के नाम में एसोसिएट है,
वो हमारे सबसे ज्यादा, वो हमारे क्या है, वो हमारे सबसे ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं। स्प्रिंग गेटिंग, ट्रेजर एसोसिएट, 80% बच्चों के पास है। 80%। आबिद खान, 84%। एम एच एसोसिएट, 73%। जे एफ एसोसिएट, 74%। हादी एसोसिएट्स, 84%। वुड यू बिलीव, 84% बच्चों ने इसके पासिंग मार्क्स लिए हैं। काजमी, 66। तो अभी जब हमने स्टैट्स देखे, जब हमने बुनियादी तौर पर बात की, तो इन स्टैट्स को देखते हुए क्या कहीं से भी लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स बुरे होंगे? इसके साथ मैं आपको थियरी की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। अब देखते हैं। स्प्रिंग 18, ये है जी हमारे पास स्प्रिंग 18, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग 18 में 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल आया था, 12 मार्क्स की हमारे पास क्या आई थी, थियरी आई थी। ये जो 18 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, इसमें से 80% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं। वाइल ऑन अदर हैंड इसी स्प्रिंग 18 में दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आए थे 12 मार्क्स के, सिर्फ 28% बच्चे पासिंग मार्क्स ले पाए हैं। तो भाई कहाँ बेड़ा गर्क हुआ है, बताया जरा। कहाँ बेड़ा गर्क हुआ बच्चों का, हमारे तो थ्योरी में। अच्छा, चलें। मैं देख दूं यहाँ पे ऑटम 20 स्टेट का सवाल, 74% बच्चों के पासिंग मार्क्स है। कौन सा था हमारे पास? ऑटम 20। ऑटम 20, 18 नंबर का न्यूमेरिकल, 13 मार्क्स की थियरी। वो जो 18 नंबर का न्यूमेरिकल आया, 74% बच्चों के मार्क्स आए हैं। उसी ऑटम 20 में दो सवाल आए हैं, कितने, 17 और 16% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। तो भाईजान बच्चे न्यूमेरिकल्स में सिक्योर कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे। अब देखें स्प्रिंग 21, हादी एसोसिएट 84, और न्यूमेरिकल आया 12 मार्क्स की थी। हादी एसोसिएट में 84% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं, और उसी हादी एसोसिएट वाले सवाल में एक सवाल थर्टिकल आया है 13% मुश्किल। तो ये मैं आपके सामने स्टैट क्यों शेयर कर रहा हूँ, जस्ट टू शो मैं वर्किंग की, यार मैंने बड़ी वर्किंग की है, मैंने कोई टॉप चीज निकाल ली है ना। मैंने कोई वर्किंग नहीं की, मैंने कोई टॉप चीज निकाली, मैंने बस आपको एक चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो चीज क्या है कि द थिंग विच इज बोन ऑफ कंटेंशन, जो फटा बना हुआ है, जो मसला हमारे गले की हड्डी बनी हुई है, वो थियरी है। थियरी में हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हम सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे पाते, हमें चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम चीजों का बता नहीं पाते, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर आस्किंग। आपके ख्याल से ये थ्योरी जो है किस तरह की आती होगी? एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड। तो रिमेंबर, ये एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी आती है। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी का मतलब है कि इसमें हमने लॉ को अप्लाई करना होता है। हमें एक सवाल दिया जाएगा, हमें एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें हम चीजों को क्या करेंगे, हम उसमें चीजों को अप्लाई करेंगे कि यार इसको हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी सारी आएगी। सवालों में करेंगे, लेकिन थ्योरी में आपको क्या है, एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ना अगर आप देखें तो चार चैप्टर हैं हमारे किताबों, चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21। और उसमें से भी ये दो चैप्टर जिस बंदे को आगे उसका पेपर जो है वो पास हो जाता है। तो ये सारा कुछ है। तो मैं आपको डे वन पे बता रहा हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होगा, लिखना। लिखना सीखना आपने, क्या करना है, लिखना सीखना आपने। क्या करना है, लिखना सीखना।
ओके, सवालों के जवाब लिखने सीखने, अप्लाई करने, अपनी ड्राफ्टिंग, आपको कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को आपने क्या करना है, उस कंसेप्ट को आपने पेपर पे उतारना सीखना। थ्योरी, थ्योरी अगर आपकी सही है आपके नंबर निकल जाएंगे, तो थ्योरी अगर गलत है, आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। इस पूरे सेल्स टैक्स को ना हमने इस पे डिवाइड किया हुआ है 5 एरियाज में। हमारे पास सेल्स टैक्स की डेफिनेशन है, हमारे पास सेल्स टैक्स के प्रोविजन एंड रूल्स हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास रिकॉर्ड एंड ऑडिट है, और हम क्या कर रहे हैं हमारे पास का, ये हमारा पूरा सेल्स टैक्स है। ये हमारी किताब का चैप्टर नंबर 18 है, ये हमारी किताब का चैप्टर नंबर 19 है, ये 20 है, और ये क्या है हमारे पास 21 है। 18, 19, 20, 21, ये उसने क्या किए हैं, ये उसने हमें 4 एरियाज गिवन कर दी हैं, इनको हम देख रहे हैं। सिर्फ ये 2 चैप्टर जिस बंदे को ये आ जाए, उसका 100% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। जिस बंदे को ये 2 चैप्टर आ जाएं, उसके 100%, 100% उसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो मतलब जिसको चैप्टर नंबर 18 आता है, जिसको चैप्टर नंबर 19 आता है, वो क्या कर सकता है, वो 16 मार्क्स की न्यूमेरिकल कर लेगा, और वो 6 मार्क्स की थ्योरी। तो मतलब ये 2 चैप्टर इज इक्वल टू 22 मार्क्स है। अब इतना प्रिसाइज कर दिया है कि 100 में से 50 लेने हैं, उस 50 में से 30 वाला एरिया है। मतलब देखें, हम ये 100 गए, इस 100 में से हमने क्या लेने हैं 50, इस 50 में से भी 30 पे आ गए हैं, और उस 30 में से भी हम आ गए उन 2 चैप्टर्स पे जिसमें से आपको 22 मार्क्स मिलने हैं। जब आपको इतने स्पेसिफिकली कर दिया गया है, तो क्या खुद सोच के बताएं, खुद सोच के बताएं, क्या ये 2 चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है? क्या ये 2 चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है? सिर्फ 2 चैप्टर्स की एफर्ट है, सिर्फ 2 चैप्टर्स की, सिर्फ 2 चैप्टर्स की एफर्ट है। अगर ये 2 चैप्टर्स आप पूरे कर लें तो आपके लिए आसान है, अगर ये नहीं करोगे तो मुश्किल। इतना इतना स्पेसिफिक कर दिया हमने, इतना स्पेसिफिक सिलेबस है। तो अब हम इससे क्या करेंगे, शुरू करेंगे, बुक आपके पास होनी चाहिए, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, और हमने इसको समझना है। अब देखें, ये जो सारा हमारा सेल्स टैक्स है ना, मैं कंसेप्चुअली बात करूंगा, और मैं साथ साथ आपको 5 पेपर थ्योरेटिकल करवाता जाऊंगा हर टॉपिक के साथ साथ। और एट द एंड मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें 2009 से लेके 2025 तक जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आए हैं वो सारे सॉल्व कराए हुए हैं। वो मैं आपसे एक वीडियो भी जो है वो क्या करूंगा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो सेल्स टैक्स है ना, इसका ताल्लुक, इसकी एसोसिएशन जो है ना, वो किसके साथ है, वो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ है। अब देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम क्या बनाते हैं, बिजनेस में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम लिखते हैं कि भाई ये हमारी सेल्स है, इसमें से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आता है। उसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट जो है वो आया होगा। तो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये, अब इसी को समझिएगा जरा, हम सेल्स किसको करते हैं, कस्टमर को। अब मेरी शॉप है और आप कस्टमर आए हैं, मैंने आपको ये मार्कर दिया और बदले में आपसे पैसे लिए, और मैं टैक्स आपसे लूंगा। मैं क्या करूंगा, टैक्स आपसे लूंगा। अगर मैंने आपको 10,000 रुपए का सामान बेचा, ये दुकान है, दुकान ने कस्टमर को 10,000 रुपए का सामान बेचा, ठीक है भाई, 10,000 प्लस 1,800 रुपया टैक्स, कितना लेंगे वो, 11,800 रुपया ले रहे होंगे। इस 11,800 में से हम कहेंगे 1,800 रुपया टैक्स हमने आपसे वसूल किया है। जो टैक्स हम आपसे वसूल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स होता है वो टैक्स जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल। आउटपुट टैक्स क्या होता है, जो हम कस्टमर से टैक्स जो है वो वसूल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं,
आउटपुट टैक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ये याद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, समझ लग जाएगी आपको। अब इस समझ आई? इसका मतलब आप आज दुकान पर जाकर कोई सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप जाके केक्स एंड बेक से केक ले लेते हैं या पेस्ट्री लेते हैं, आप उसको बिल पे करते हैं। उस बिल के साथ जो टैक्स आपने पे किया, वो उस केक्स एंड बेक्स वाले ने टैक्स आपसे वसूल किया है। तो केक्स एंड बेक्स वाले के लिए ये क्या कहलाएगा? केक्स एंड बेक्स वाले के लिए कहलाएगा, ये क्या है आपका? आउटपुट टैक्स है। क्या है आपका? आउटपुट टैक्स है। क्या है आपका? ये आउटपुट टैक्स है। गॉट इट? फिर जाहिर सी बात है, अब ये केक्स एंड बेक्स वाला सामान बेच रहा है, वो कहीं से सामान खरीद के लाया होगा, उसने परचेजेस की होंगी। जो एट द टाइम ऑफ परचेजेस उसने पे किया होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। जो आपने पे किया होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। तो रिमेंबर, रिमेंबर, जो आप कस्टमर से ले रहे हैं वो आउटपुट टैक्स, जो आप पे करके आए हैं वो हमारा क्या है? इनपुट टैक्स। तो जैसे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके जीपी आता है, इसी तरह हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेल्स टैक्स पेएबल। इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है? ये हमारी कहलाएगी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। हमारे सवालों की रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि हमने क्या कैलकुलेट करनी होती है? हमने सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। और जब हम सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो वो क्या होगी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी। हमने यही सीखना है। अगर पेपर में सवाल आया कि भाई डिफाइन सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेट सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, तो जाहिर सी बात है आप उसका आउटपुट टैक्स ले रहे हो, उस आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स है आप वो लेस करवा रहे हो। आपके पास क्या आ रही है? आपके पास सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। आपके पास क्या आ रही है? आपके पास सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। गॉट इट? तो एक चीज याद रखनी है, ये पूरा सेल्स टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपने अपने लिए नहीं पढ़ना कि सर देखिए मैं तो दुकान पे देखे। ये हम सारा बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये केक्स एंड बेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये सफायर के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये दुकानदार के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये केएफसी के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं पढ़ रहे। अब देखें, आपने केक्स एंड बेक से अगर पेस्ट्री ली है, तो जो आपने टैक्स पे किया है वो आपके लिए क्या? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स हम पे करते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम टैक्स रिसीव करते हैं। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ रही होगी। ये सबको क्लियर है? स्क्रीन के ऊपर जो बातें दिखी हैं सबको क्लियर है? हाँ भाई। अब ये हमारी सप्लाई चेन चलती है, देखें। ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? इंपोर्टर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए। जो हम है, जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए कैलकुलेट नहीं हो रहा ये सारा कुछ। ये लोग आउटपुट टैक्स लेंगे, ये लोग इनपुट टैक्स एडजस्ट करेंगे, ये लोग आउटपुट टैक्स ले रहे हैं, ये लोग इनपुट टैक्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी सप्लाई चेन में हम ये इन लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कस्टमर क्या? एंड कंज्यूमर। यहाँ पे हम बार बार वर्ड पढ़ेंगे, एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, एंड कंज्यूमर कहते हैं कस्टमर को। या एंड कंज्यूमर का मतलब क्या है? वो इंसान जो खुद यूज किया, उसको हम क्या कहेंगे? एंड कंज्यूमर। ये एंड कंज्यूमर के लिए नहीं, ये उससे पहले वाले लोगों के लिए।
केक्स एंड बेक्स का सेल्स इवन अगर खुद केक खा लेगा उसके लिए नहीं, बिकॉज वो एंड कंज्यूमर है। वो जो सेल्स करेगा उसके लिए हमें सारा कुछ क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारा किसके लिए है, इस सारी कैलकुलेशन, इस सारा कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं, हम एंड कंज्यूमर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। हम इसको इस सप्लाई चेन से पढ़ते हैं, हम इसको इस सप्लाई चेन से जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तीन कॉलम है, एक कॉलम है एफबीआर का। एफबीआर का मतलब है कि हमने इनको टैक्स पे करना है। एक कॉलम है आउटपुट टैक्स का, एक कॉलम है हमारे पास इनपुट टैक्स का। अब किसी भी सप्लाई चेन में जो सबसे पहला बंदा आता है वो इंपोर्टर, जिसने क्या करनी है, गुड्स इंपोर्ट करनी है, सामान मंगवाना है। अब फॉर एग्जाम्पल इंपोर्टर ने 10,000 रुपए का सामान इंपोर्ट किया, तो जैसे 10,000 का सामान इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर 18% के हिसाब से क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो 1800 उसने क्या किया, फौरी तौर के ऊपर उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब जाहिर सी बात है जिस बंदे ने 10,000 का सामान लिया है, अब वो आगे बेचेगा। अब वो आगे कौन होगा, मैन्युफैक्चरर। तो 10 वाली चीज क्या आप आगे 10 में बेचेंगे, सोच के बताएं। क्या 10 वाली चीज आप आगे 10 में बेचेंगे, द आंसर इज नो। आप 10 वाली चीज कभी भी आगे 10 में नहीं बेचेंगे। आप किसमें बेचेंगे, आप 15 में बेचेंगे, आप 20 में बेचेंगे। तो इससे 10 का सामान लिया, इसने आगे बेच दिया मैन्युफैक्चरर को 15 का। इसने कितने का बेच दिया आगे मैन्युफैक्चरर को, इसने आगे मैन्युफैक्चरर को सेल कर दिया 15 का। अब ये जब मैन्युफैक्चरर को 15 का सेल करेगा, कहेगा भाईजान, मैन्युफैक्चरर भाई 15,000 का सामान ले ले, कहेगा ठीक है। ठीक है, लेकिन इस 15,000 के ऊपर टैक्स भी दें 18% के हिसाब से। तो वो 18% के हिसाब से मैन्युफैक्चरर से कितना वसूल करेगा, 2700 रुपया। कितना करेगा, 2700। अब ये जो इंपोर्टर ने ये 2700 रुपया वसूल किया है, इसके लिए क्या कहलाएगा, ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा। इसके लिए क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स जो है वो कहला रहा होगा। क्या होगा, कहला रहा होगा क्या, आउटपुट टैक्स 2700। अभी क्या करेगा, इसको 2700 आया है, इस 2700 में से ये अपना 1800 रुपया एडजस्ट करेगा, और रिमेनिंग जो है वो क्या कर देगा, वो गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। क्लियर है ये। अब मैन्युफैक्चरर ने सामान कितने का लिया, 15,000 का। 15,000 पे इसने कितने पे किया, इसने पे किया था 2700। तो 2700 इज इनपुट टैक्स फॉर मैन्युफैक्चर। आगे वो सामान 30,000 का बेचता है, इस पर टैक्स ले लेगा 5400। तो 5400 आउटपुट टैक्स, इसमें से 2700 जो उसने पे किया था एडजस्ट करवाएगा, रिमेनिंग क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर सामान कितने खरीदा मैन्युफैक्चर से, 30,000 रुपए का। 30,000 पे डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स कितना पे किया, 5400। तो 5400 कहलाएगा इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट टैक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे सामान बेचता है 35,000 रुपए का। अभी 35,000 रुपए के ऊपर टैक्स कितना वसूल करेगा, 63,300। तो 63 क्या होगा, 63 बनेगा इसके लिए आउटपुट टैक्स। क्या बनेगा, 6300 इसके लिए आउटपुट टैक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने 6,300 रुपया वसूल किया। आवाज आ रही है आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 6,300 रुपया क्या किया, वसूल किया। इस 6,300 में से ये पहले कितना पे कर चुका था, 5400। तो 6,300 आया, उसमें से 5,700 जेब में रखा, और रिमेनिंग जो है वो क्या कर दिया, पे कर दिया। तो अब देखें, हर बंदा जिसने अपना इनपुट टैक्स पे किया है वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं। अब होलसेलर ने सामान कितने का लिया, 35,000 का। कितना पे करके, 6300। ठीक है, ये इसने पे किया, इसके लिए बन गया ये इनपुट टैक्स। अब इसने कितने का सामान बेचा आगे, 45,000 का। तो 45,000 रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से कितने का लेगा ये, 8100। तो 8100 लिया, ये दे दिया किसने, टेलर ने। इस 8100 में से ये अपना 6300 साइड पे करेगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब रिटेलर ने सामान कितने का लिया,
रिटेलर ने सामान लिया 45,000 का। अब ये 45,000 के ऊपर टैक्स कितना पे करके आया है? 8300। अब ये रिटेलर जब ये 45,000 का सामान लेके आया है, तो उस 45,000 के सामान के ऊपर इसने 8300 का टैक्स पे किया। जो इसने पे किया वो इसके लिए क्या हुआ? इनपुट टैक्स हुआ। अब ये कौन है रिटेलर? गली मोहल्ले के दुकानदार, अकरम भाई, असलम भाई, सारे बैठे हुए हैं। मैं इनके पास चला गया, मैं सारे सामान बेचते हैं। उसने कहा ठीक है। मैं कितने का? 50,000 का। मैं कहा फड़ो 50,000 रुपया। मैंने कहा भाई 50,000 का सामान है, प्लस 9,000 का टैक्स भी। मैं कहा है। तो उसने मेरे से 50,000 का सामान बेचा, प्लस 9,000 का टैक्स लिया। तो जो इसने 9,000 मेरे से वसूल किया, इसके लिए क्या हो गया? आउटपुट टैक्स। तो इसको मैंने दे दिया 9,000 रुपया। अब इससे पकड़ा 9,000 रुपया मेरे से। जो इसने पिछले बंदे को 8,100 पे किया था, इसने उस 9,000 में से हजार हजार के 8 नोट अपनी जेब में रखे, 100 रुपया रखा, और जो रिमेनिंग 900 था वो क्या कर दिया? गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखें, मैं एंड कंज्यूमर, मैंने 50,000 का सामान लिया, मैंने 9 का टैक्स पे किया, मुझे कितने का पड़ा? 59 का। मैं क्या इसको कहीं पे भी एडजस्ट करवा सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं इसको कहीं एडजस्ट नहीं करा सकता। लेकिन इस कस्टमर से पहले ये लोग क्या ये एडजस्ट करवा रहे हैं? हाँ जी। भाई वो इम्पोर्टर ने अगर 1,800 पे किया है, तो 2,700 से एडजस्ट करवा रहा था। मैन्युफैक्चरर ने 2,700 पे किया है, तो 5,400 में से एडजस्ट करवा रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर ने 5,400 पे किया है, वो 6,300 में से एडजस्ट करा के बैठ रहा था। तो आप देखें, क्या, ध्यान से सोचें, क्या मैन्युफैक्चरर की जेब से 1 रुपया भी गया? नहीं। उसने अगर आज पे किया है, कल इससे पैसे लिए हैं, कवर कर लिया। अगर रिटेलर ने आज 8,100 पे किया है, कल 9,000 से लिया, पैसे एडजस्ट किए, चला गया। इंपोर्टर ने अगर 1,800 पे किया है, तो पैसे लिए, एडजस्ट कर लिया। तो एंड कंज्यूमर से पहले जितने भी लोग हैं, उसे क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। क्या मैन्युफैक्चरर की जेब से कोई पैसा गया है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बर्डन आया है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से पैसा गया है? हाँ भाई, जब डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान खरीदा था, तब उसकी जेब में से 5,400 गया था। लेकिन जब उसने 6,300 लिया, तो उसने एडजस्ट करवा लिया। होलसेलर, कोई फर्क पड़ा? नहीं। रिटेलर, कोई फर्क पड़ा? नहीं। ये अगर आज पे कर रहे हैं, कल को सामान बेचेंगे, ये उसमें से क्या कर लेंगे? ये उसमें से सारे का सारा रिकवर करवा लेंगे। तो भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसके ऊपर पड़ेगा? एंड कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये हमारा इन डायरेक्ट टैक्स है। क्या कहते हैं इसको हम? इन डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं इसको हम? इन डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। कि ये हम इनडायरेक्टली सारे का सारा कहां से वसूल कर रहे हैं? कस्टमर से। किससे? कस्टमर से। इनडायरेक्टली हम सारे का सारा टैक्स कहां से वसूल कर रहे हैं? हम कस्टमर से वसूल कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। इज इट क्लियर? इसको हम मल्टी स्टेज टैक्स भी कहते हैं, कि हर स्टेज पे कोई ना कोई रकम जो है वो गवर्नमेंट को पे हो रही है। इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, कि अगर आपने 10 की चीज 15 में बेची, तो एक्स्ट्रा 5 है उस पर टैक्स पे करो। 15 की चीज 30 में बेची, एक्स्ट्रा 15 पे टैक्स पे करो। तो जितनी आप वैल्यू ऐड करेंगे, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? टैक्स पे किया जाएगा। तो इस तरह से सेल्स टैक्स चलता है। और फॉर एग्जाम्पल, आप आज जाते हो, आप आज जाके कोई चीज खरीदते हो, तो उसका सारा टैक्स आपने पे किया है। अगर मैंने आज जाके वाटर बोतल ली है, तो इसका टैक्स आज मैंने पे किया है भाई, ये मैंने सारा इसका टैक्स बेयर किया है। अगर मैंने कुछ नहीं किया, वो जो फ्यूल पंप के ऊपर आप पेट्रोल दे रहे हैं, पेट्रोल पर टैक्स पे कर रहे हैं, सारा आप बेयर कर रहे हैं। तो तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस, आटा, रोटी, चीनी, बिल, बिजली, बिजली, पानी, इन सब के ऊपर टैक्सेस जो है वो आप खुद बेयर कर रहे हैं। ओके। इज इट क्लियर? तो ये सेल्स टैक्स है। अब ये डेफिनेशन है, चैप्टर 18 19 हम मिक्स ही कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है हमारी पहली सेल टैक्स की। सेल टैक्स क्या होता है? मतलब कोई भी टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट और चार्ज जो हम सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक ले रहे हैं,
इसको हम सेल टैक्स कहते हैं। कोई भी फाइन पेनल्टी इम्पोज करते हैं उसको हम सेल टैक्स कहते हैं। कोई भी सम जो हम इस रूल के मुताबिक ले रहे हैं वो सेल टैक्स है। मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने ये अपनी बुक पे मार्क कर लेना है कि कौन सी चीज रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब है कि भाई अभी पढ़ ली है, डैट सीन याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये रीड ओनली है। ये क्या है आपके लिए? रीड ओनली। जो मैं आपको कहूंगा वर्ड क्रैम, वो लिख लेना। क्रैम का मतलब है रट्टा मारना। और जहां पे मैं आपको बता दूंगा लर्न, इसका मतलब है कि इसको कंसेप्चुअली क्या करना है आपने, याद करना है। क्या करना है आपने? इसको कंसेप्चुअली जो है वो याद रखना है। ये चीज आपने देखनी है। ओके। अब ये सारा कुछ हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? पर्सन के लिए। ये पर्सन वही है जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते आए हैं कि पर्सन क्या होता है, और आप इनकम टैक्स में इसको पढ़ते हैं कि जहां पे भी हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, गवर्नमेंट। इंडिविजुअल का मतलब ही और वुमेन शी। एओपी का मतलब फर्म वगैरह हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गए, कोई भी ऐसा इदारा एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन है वो हम इनकम टैक्स से पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के में हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट में हमारे पास फॉरेन गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट में हमारे पास पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आती है। इसका ट्रम्प प्रेसिडेंट है, और एक लंदन, एक क्या कहते हैं न्यूयॉर्क गवर्नमेंट है, इसका मेयर हमदानी है, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको हम कह रहे होते हैं। तो सेल टैक्स की सारी जो कैलकुलेशन है हम इसके लिए कर रहे हैं। तो पर्सन भी रीड ओनली, याद करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में आप लोग पढ़ के आए होते हैं, तो ये आपके लिए क्या है? रीड ओनली है। इसको याद करने की कोई किसी किस्म की जरूरत आप लोगों को नहीं। अच्छा जी, अब पर्सन जो है, पर्सन उसके साथ ना हमने न्यूमेरिकल्स फॉर्मेट भी बनाने हैं। तो हम सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स, हम पर्सन के लिए। तो जो हमें पर्सन गिवन होगा उसका जो भी नाम होगा हम वो लिख लेंगे। और जिस टैक्स पीरियड का मतलब है वो मंथ, टैक्स पीरियड कहते हैं एक मंथ, बिकॉज हम सेल्स टैक्स हर महीने का कैलकुलेट करते हैं। जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। हम हर मंथ के लिए क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो करेंगे। अच्छा, जब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो मैं आपको न्यूमेरिकल का तरीका बताता हूँ। आपके पास ये आंसर शीट है, ठीक है? ये आपने पल्ले बांधना है, इसको फॉलो करना है। ये आपका आंसर शीट का राइट वाला पेज है, ये आपका आंसर शीट का एक लेफ्ट वाला पेज है। न्यूमेरिकल्स हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। न्यूमेरिकल्स हमेशा किससे स्टार्ट करने हैं? लेफ्ट पेज पे। मतलब यहाँ पे उसका नाम लिखें, पता लिखें, जो सारा कुछ कर रहे हैं वो इस पेज पे स्टार्ट करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, उससे फिर थर्ड पेज पे वर्किंग, और चौथे पेज पे स्पोर्ट। तो आपके न्यूमेरिकल 3 से 4 पेजेस पे सॉल्व होंगे। हमेशा न्यूमेरिकल सेल्स टेक्स्ट का आपने लेफ्ट पेज पे स्टार्ट करना है। तो इसके बाद है रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी रीड ओनली है। भाई ये सारा कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? ये सारा कुछ हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। हमें ये जो लग गया पर्सन रजिस्टर्ड कौन है, पर्सन कौन है वो तो हमें लग गया पता कि ये है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा उसको हमने यहाँ पे देखना है। आपने कभी गौर किया हो, आप अपने गली मोहल्ले में जाते हैं, वो एक पठान आता है, वो फ्राइज बेच रहा होता है। अगर वो आपको फ्राइज बेचता है, आप उससे फ्राइज खरीदते हैं, तो क्या वो उन फ्राइज के ऊपर आपको अगर 100 रुपए की चिप्स बेचेगा या 200 रुपए की चिप्स बेचेगा, तो क्या वो आपसे सेल्स टैक्स लेगा? ना, खरीदो। आपके गली मोहल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है, आप उससे सामान लेके आते हैं, वो आपको रिसीट भी नहीं देता, वो सेल टैक्स लेगा? ना, आंसर इज नो। अब वैसे ही बाजारों में शॉपिंग करने निकल जाएं, लोकल दुकानें होते हैं, कपड़ा खरीद कर लेके आए, क्या वो आपसे सेल टैक्स लेंगे? ना, आंसर इज नो, वो आपसे सेल टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप मेट्रो चले जाएं, आप कारफूर चले जाएं, आप अल्फता चले जाएं, आप उनसे सामान लेंगे, आपको बिल आएगा तो उस बिल के ऊपर सेल्स टैक्स लिखा होगा कि हमने आपसे सेल्स टैक्स लिया।
सिमिलरली आप केएफसी चले जाएं, आप केएफसी से फ्राइज लें, तो अगर केएफसी ने आपको 500 रुपए की फ्राइज दी है, तो वो 90 रुपए का सेल्स टैक्स आपसे चार्ज कर रहे हैं। आप किसी ब्रांड चले जाएं, सफायर चले जाएं, मरियम एंड अकबर असलम चले जाएं, बरोक चले जाएं, आप इन ब्रांड्स के पास चले जाएं, जाके ड्रेस लें, आपको वो इनवॉइस देंगे, उसके ऊपर टैक्स ले रहे होंगे। क्यों? तो कुछ लोग टैक्स ले रहे हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं ले रहे, क्यों? तो सिंपल इसका जवाब है कि जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वही क्या लेगा, टैक्स ले सकता है। तो ये पठान हो गया जो फ्राइज बेच रहा है, या ये लोकल दुकानें हो गई, ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये टैक्स ले सकते ही नहीं है। तो रजिस्टर्ड बंदा कौन होगा? वो बंदा जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो क्या मानेंगे उसको, हम रजिस्टर्ड पर्सन मान रहे हैं। और लाइबल टू, और जो बंदा रजिस्टर्ड होगा, आगे चैप्टर नंबर हमारा 21वां आएगा रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें आएंगे हम किस तरह रजिस्टर्ड होते हैं। हम पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप अपनी दुकान पे प्लेस पे लगा के कारोबार कर रहे होते हैं। आप कभी भी किसी जाए बेकरी पे, केक्स एंड बेक्स, गोर में, या किसी भी जाए आउटलेट पे कपड़ों के, आप देखेंगे इनके काउंटर के पीछे इनका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा होता है कि भाई हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है एफबीआर के पास, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपसे टैक्स जो है वो ले रहे हैं। वैसे बंदों को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होते हैं। उसके बाद टैक्स पीरियड, जैसे इनकम टैक्स में 1 साल होता है, सेल्स टैक्स में 1 महीना होता है। तो हम हर महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न क्या करते हैं, सबमिट करवा रहे होते हैं। गॉट इट? उसके बाद इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये भी रीड ओनली है, इनको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ के आ चुके हैं। आउटपुट टैक्स क्या होगा? जब हम गुड्स बेचेंगे, जो हम कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स कहेंगे। हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रेस्टोरेंट वाला है, या वकील है, या डॉक्टर है, या डेंटिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और टैक्स की सर्विसेज, एडवाइस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो जो टैक्स लेगा सर्विसेज का, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आउटपुट टैक्स कह रहे होंगे। या जो एफडी ले रहे होंगे, उसको हम क्या कह रहे होंगे, उसको हम आउटपुट टैक्स जो है वो कह रहे होंगे। ओके? तो ये रीड ओनली है, ये याद नहीं करनी। पेपर में वो डिफाइन आउटपुट टैक्स पूछ के आपको फेल नहीं करेगा, वो पेपर में कुछ और पूछ के फेल करेगा, वो डिस्कस करेगी। तो ये रीड ओनली है। उसके बाद है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स भी क्या है आपके लिए, रीड ओनली है। हम पढ़ के हैं ना, इनपुट टैक्स क्या होता है, जो आप पे करेंगे। गुड्स इंपोर्ट करते हुए टैक्स पे किया, वो इनपुट टैक्स है। सेल्स के वक्त टैक्स पे किया, वो इनपुट टैक्स है। एफईडी पे करेंगे, वो इनपुट टैक्स है। सर्विसेज के ऊपर टैक्स पे किया, जो आप पे कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो रिमेंबर, एक आपके पास आउटपुट टैक्स है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। ये रीड ओनली है, इनको समझ लिया है, सुन लिया है, पेपर में वो कभी भी डिफाइन आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, पर्सन, सेल्स टैक्स, रजिस्टर्ड पर, दैट इज इनफ फॉर यू, वो आपसे इसको नहीं पूछ रहा होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद है कि जब हम टैक्स लगाते कैसे हैं, ये टैक्स लेवी कैसे होता है, लेवी का प्रोसेस क्या है, देखिएगा। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। एक होता है वैल्यू एक्सक्लूसिव, ये समझना है, ये पेपर में ये भी याद नहीं करना। अभी तक मैंने आपको जितनी डेफिनेशंस करवा दी हैं, इसमें से कोई क्रैम वाली कोई नहीं। आपने हार्डली करने हैं, जब लेक्चर वाइंड अप हो किताब पकड़नी है, टक 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 पढ़ ली, इनफ, याद कुछ नहीं करना। अच्छा जी, देखें, वैल्यू गिवन होती है हमारे पास, हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
सेल्स टैक्स आ जाएगा। जैसे अगर 50,000 ये वैल्यू है, रेट कितना है 18%, मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया सेल्स टैक्स। तो वैल्यू इंटू रेट इज इक्वल टू सेल्स टैक्स। ठीक है। और अगर मैं ये वैल्यू में जमा कर दूं तो ये आ जाएगा टोटल कितने की चीज पड़ी 59 की। ये ना ये जो 50,000 है जिसके ऊपर 18% से मल्टीप्लाई किया तो सेल टैक्स आया, इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। क्या कहते हैं, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कि इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं था, हमने रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गई सेल्स टैक्स की अमाउंट। तो क्या फॉर्मूला होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू सेल्स टैक्स। आपके जितने भी न्यूमेरिकल है 99% इस तरह सॉल्व होते हैं, वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा। गॉट इट। जितने न्यूमेरिकल है, हर न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट जो है वो इसी तरह आपको वैल्यू गिवन की जाएगी, रेट आपका 18% है, मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स टैक्स आ जाएगा। अगर 1 लाख वैल्यू हो और अगर आपका रेट 18% है, 1 लाख पे 18% लगाएंगे, कहेंगे जी 18,000 सेल्स टैक्स है। लेकिन अगर वैल्यू इस तरह गिवन की जाए कि इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, तो इसको हम कह देंगे वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। क्या, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब देखें, ये चीज थी 100%, ये चीज है 18%, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 118%। ये किसको शो कर रहा है, 118% को। तो ये वैल्यू इंक्लूसिव है, इसमें 18% शामिल है। हमें क्या चाहिए, बस 18%। तो हम क्या करेंगे, इस 59 को 18 पे डिवाइड किया, 18 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो क्या होगा, वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू सेल्स टैक्स। इस तरह निकालेंगे। अगर ये 39,000 है, वो कहता है इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, तो ये इसका मतलब ये 118% को शो कर रही है। हम इसको 118 पे डिवाइड करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स की अमाउंट। कि इस 39,000 में 5,949 रुपए टैक्स है। तो 39,000 में से अगर मैं ये लेस करवाऊंगा तो ये मेरे पास होगी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, ये मेरे पास क्या होगी, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अगर 33,050 का 18% लूंगा तो 5,949 आ जाएगा। और अगर जमा करूंगा तो क्या बन जाएगा, 39,000। और अगर 39,000 को इस तरह सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है वो आ रही होगी। तो ये बेसिक मैथ्स है। ये अगर आपने अच्छे जमाने का क्यूएम पढ़ा होता तो आपको पता होता कि इस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। तो बेसिक मैथ्स है कि वैल्यू इंक्लूसिव और वैल्यू एक्सक्लूसिव को हमने किस तरह से टेकअप करना होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये फॉर्मूला ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। तो आगे हमारी बात कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स पे, वैल्यू सप्लाई और इस पे होगी। इसको हम फिर आज यहाँ वाइंड अप करेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और कल चैप्टर नंबर 18 हमारा क्लियर हो जाएगा। कल के जो कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हद से ज्यादा। उसमें से सबसे ज्यादा सवाल हमें पेपर में आते हैं, इनको हम क्या करेंगे, कल डिस्कस कर रहे होंगे। आज चीजें रीड ऑनली है, कल के सारी चीजें लर्निंग वाली होंगी, और उसमें से 5 पेपर का सवाल भरे हुए। ठीक है। आखिरी बात, टाइम 6:15 कर लो, 1 घंटा आगे पहले। 6:15 करके 7:45 खत्म कर देंगे, बहुत रात हो गई है, मैंने मुझे अभी और भी बड़े काम। एफ आर खत्म होगी, एफ आर क्लास के 10 मिनट के बाद हम कर लेंगे। 6:15 तक स्टार्ट करेंगे और 7:45 तक वाइंड अप करेंगे। उसके बाद अब अपने घर में, अपने घर, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से लेके इट्स बीन 8:30, तो 12.5 घंटे हो गए मुझे क्लासेस कराते हुए। भी मुझे और भी काम करने हैं, अपनी फॉर्म को भी देखना है मैंने, अपनी क्लाइंट्स को भी मैंने देखना है अभी बैठ के।
तो मुझे बहुत रात हो जानी है, मुझे रात के 2-3 बज जाने हैं सोते सोते। तो बेटर इसलिए फिर हम, रेदर देन हम तंग हो, हम इसको फिर एक ऊपर कर लेते हैं, हम इसको 6:15 कर लेते हैं कल से। थोड़ी मेरे लिए भी आसानी कर लें, बिकॉज मेरी मतलब है सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक। और अभी सी फैप भी मैंने करवाना है, बैठ के सी फैप 5 भी करवाना है। तो आई एम डेड नाउ। ठीक है, कल का लेक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है। कल चैप्टर नंबर 18 हमारा डन हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल विद अ रिवाइज टाइम ऑफ 6:15 बजे। अल्लाह हाफिज। होमवर्क जो कराया बस रीड हो लीजिए, इसको पढ़ लेना।